फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आई एस संसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस संसारी में। और दोस्तों यहाँ पर आपकी सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही हैं शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग जो प्लेलिस्ट हैं वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप देख लीजिए। अगर आपने पुरानी क्लासेस यानी कि प्रीवियस क्लासेस को अगर अटेंड नहीं किया तो सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दी गई है। वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो क्लास है वो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और भी बहनों के साथ, ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत जल्दी जैसे ही क्लासेस आपकी समाप्त हो जाएंगी इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2016 से लेकर 2023 तक के, ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की इस क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। जो नए भाई बहन हैं वो हमसे जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी, आपको बता रहे हैं। जो वैदिक काल में शिक्षा थी उसकी शिक्षण विधि क्या थी, तो शिक्षण विधि मौखिक थी। कैसी थी, मौखिक थी। ठीक है, मौखिक रूप से स्टूडेंट्स को शिक्षण कार्य जो था वो किया जाता था। छात्र आचार्य के द्वारा कही गई बातों का कंठस्थ करता था। छात्र जो है, जो छात्र होता था, जो स्टूडेंट से होता था, पढ़ाई करने वाला बालक होता था, वो आचार्य होते थे। ठीक है, टीचर को क्या बोलते थे पहले, आचार्य। उनके द्वारा जो बातें कही जाती थी बच्चा उन्हें क्या करता था, छात्र उन्हें कंठस्थ मतलब याद कर लेता था। इस काल की प्रमुख 3 विधियां थी। कौन कौन सी विधियां थी वही आपको बताना है। श्रवण, ठीक है, मनन और निधिध्यासन। ठीक है, सर्वप्रथम छात्र गुरु की कही गई बातों को सुनता था, तत्पश्चात कुछ सुना उसका मन से चिंतन करता था। ठीक है, और उसे अपने व्यवहार में उतारता था। कोई शंका होने पर, ठीक है, उसका समाधान करता था। इस प्रकार ज्ञान स्थायी हो जाता था। कैसे हो जाता था, ज्ञान स्थायी हो जाता था। इसके अलावा व्याख्यान तथा प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद होता था। शास्त्रार्थ प्रणाली भी अपनाई जाती थी। आगमन, निगमन और उदाहरण विधि के द्वारा भी विषय वस्तु को स्पष्ट करते थे। उदाहरण के द्वारा भी चीज़ों को समझाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती थीं जो कि शिक्षण विधियाँ थीं अलग अलग वैदिक काल में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 42। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य बता दीजिए। जो बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी उसके एम यानी कि उद्देश्य आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का पक्षधर था, इसलिए उसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका उद्देश्य था शिक्षा समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे। उसमें जाति, धर्म, वर्ग, लिंग का कोई भी भेदभाव नहीं था, यानी कि सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो शिक्षा थी वो यहाँ पर दी जाती थी। किसी भी तरह का भेदभाव इसमें नहीं होता था। पॉइंट नंबर 1 है, इसमें क्या उद्देश्य थे बौद्धकालीन शिक्षा के, तो बौद्धकालीन शिक्षा में बालक के शुद्ध चरित्र, ठीक है, उसका जो कैरेक्टर है वो एकदम सही होना चाहिए, बल दिया जाता था। शुद्ध चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। सात्विक जीवन से ही जीवन में सादा जीवन के लिए और उच्च विचार का उद्देश्य पूरा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, बौद्धकालीन शिक्षा बालक में सामाजिक कुशलता के विकास पर बल देती थी, ताकि वह समाज का एक योग्य नागरिक बन सके, वह समाज में खुशहाली उत्पन्न कर सके और खुद भी खुशहाल रह सके। ठीक है, अगला पॉइंट आपका, बौद्ध धर्म केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैला, इसलिए इस युग की शिक्षा का एक लक्ष्य था राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और संरक्षण करना। ठीक है, इस युग की जो यहाँ पर शिक्षा थी उसका लक्ष्य क्या था, राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, उसका संरक्षण करना। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म, बौद्ध एक धर्म था। बौद्ध क्या था, एक धर्म था और धर्म का आध्यात्मिकता से निकट संबंध होता है। अतः बौद्ध धर्म का अंतिम तथा प्रमुख लक्ष्य सत्य की खोज या निर्वाण की प्राप्ति था। बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य था वो क्या था, निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आगे की ओर और इसके बाद आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 43 आपसे पूछा जा रहा है, बताइए बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं अब आपको बताना है। तो बौद्ध युग में प्रारंभिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं थीं, जिनका प्रमुख उल्लेख निम्न प्रकार से पहला है, बौद्ध युग में शिक्षा सार्वभौमिक थी, यानी कि सभी के लिए समान रूप से शिक्षा जो थी वो उपलब्ध थी। जाति धर्म का इसमें कोई बंधन नहीं होता था। दूसरा पॉइंट है, बौद्ध युग में प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जो थी, प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन दी जाती थी छोटे बच्चों के लिए, वो पूरी तरह से फ्री होती थी बौद्ध युग में। ठीक है, अगला पॉइंट है, बौद्ध युग में शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र क्या होता था, संघ होता था। जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया जाता था वो मूल केंद्र क्या होता था, संघ कहलाता था। शिक्षा का माध्यम जनभाषा थी। ठीक है, यही इस शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता का मुख्य कारण था। जो जनभाषा थी, जो लोकल लैंग्वेज थी, वो शिक्षा का यहाँ पर माध्यम होता था।
अगला पॉइंट है बौद्ध युग में शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। बौद्ध युग में जो शिक्षा प्रणाली वो कैसी थी, जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। अगला पॉइंट है बौद्ध युग में बौद्ध शिक्षा में संस्कारों को महत्व दिया जाता था। ठीक है, जिस तरह से वैदिक युग में संस्कार होते थे उसी तरह से बौद्ध युग में भी संस्कार होते थे। ठीक है, इसी के अलावा अंतिम पॉइंट है बौद्ध युग में बौद्ध शिक्षा पद्धति की एक विशेषता शास्त्रीय विवाद भी थी। क्या था, एक प्रमुख विशेषता क्या थी, शास्त्रीय विवाद। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 44, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। ठीक है, यानी कि मुस्लिम शिक्षा यानी कि इस्लामिक शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र आपसे पूछ रहा है। तो मुस्लिम शिक्षा के केंद्र जो थे वो थे आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान। ये सारे के सारे क्या आते थे, उस समय के मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थी, आपको बताना। जो मध्यकाल में शिक्षा दी जाती थी स्टूडेंट्स के लिए, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है, मध्यकाल में जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था वो इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार करना था। ऐसा यहाँ पर बताया गया। क्या बताया गया, मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार करना। दूसरा पॉइंट यहाँ बताया गया, सांसारिक अथवा भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इन लोगों का मानना था जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने हेतु पढ़ना लिखना बेहद जरूरी है। ठीक है, पढ़ना लिखना बेहद जरूरी है सुख सुविधा प्रदान करने के लिए जीवन में। ठीक है, अगला प्रश्न था, मुस्लिम में मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना था। ठीक है, जो यहाँ पर मुस्लिम लोग थे उनके यहाँ अनुयायियों में या उससे रिलेटेड लोगों में ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का प्रसार यानी कि विस्तार करना था। अगला पॉइंट है अंतिम, शासन के सुदृढ़ बनाने हेतु योग्य व कुशलतम लोगों की आवश्यकता थी और शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा ही इस राजनीतिक उद्देश्य की भी पूर्ति हो सकती। तो ये सारे के सारे क्या थे, मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य थे या मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य थे। ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं अब यहाँ पर बताना है। ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या। ठीक है, तो देख लेते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, शिक्षा मौखिक और व्यक्तिगत थी। कैसी थी, शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी और व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी। शिक्षा कैसी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। कैसी थी, निःशुल्क थी। ठीक है, हर लेवल पर शिक्षा कैसी थी, फ्री थी। शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी। ठीक है, यहाँ पर राज्य का जो संरक्षण था उसी में शिक्षा की जाती थी, राज्य के संरक्षण में। अगला पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी। प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो आयु वर्ग के अनुरूप ही स्टूडेंट्स को दी जाती थी कि किस आयु वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी शिक्षा जो थी वो दी जाए। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। कैसा, परंपरागत विधियों के आधार पर शिक्षण कार्य जो था वो किया जाता था। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया, शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। कौन सी भाषा थी, अरबी लैंग्वेज थी। उच्च स्तर पर फारसी भाषा का भी प्रयोग होने लगा था, जो हाई लेवल था। ठीक है, हायर एजुकेशन में यहाँ पर फारसी भाषा के भी यूज होने लगा। अगला पॉइंट है, शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को भी महत्व दिया जाता था। इसके बाद अगला पॉइंट यानी कि अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 47, मुस्लिम शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा से क्या आशय, यानी कि स्पेशल एजुकेशन से क्या आशय है, विशिष्ट शिक्षा। ठीक है, तो मुस्लिम शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा से आशय इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा का दायरा अत्यंत व्यापक न था। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या था, मुस्लिम शिक्षा में स्त्री शिक्षा यानी कि महिला एजुकेशन का जो दायरा था वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक ना था। महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे जनसाधारण तक तो कम थे, केवल शाही घराने व कुलीन वर्गों की बालिकाएं शिक्षा सुविधा का लाभ उठा पाती थीं। वे समस्त प्रारंभिक शिक्षा मकतब में प्राप्त करती थीं। मुस्लिम शासक अपने यहाँ हरम में बालिका शिक्षा की व्यवस्था करते थे। ठीक है, तुर्क फर्म अफगान काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रबंध था। इसके अलावा व्यक्तिगत शिक्षा का ही परिणाम था कि भारतीय इतिहास को रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, जहांआरा, जैबुन्निसा जैसी विदुषी महिलाएं प्राप्त हुई। ठीक है, विदुषी मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं जो थीं वो यहाँ पर प्राप्त हुई। ठीक है, आपने पढ़ाई होगा इतिहास में रजिया के बारे में। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक, तो इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 48 है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य के जो संबंध थे वो आपस में किस तरह से होते थे। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स, तो दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य के जो संबंध होते थे, इस्लामी संस्कृति में भी ये माना जाता था कि उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। और जो छात्र यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो शिक्षा का आदर सम्मान करते थे, यानी कि जो टीचर थे उनका यहाँ पर आदर सम्मान किया जाता था और उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे। कौन, स्टूडेंट्स, गुरु जी की यानी कि शिक्षकों की आज्ञा का, यानी कि जो शिक्षक कहते थे उसका पालन करते थे। कौन, शिष्य। तो गुरु शिष्य को पुत्र वत व्यवहार करते थे। गुरु जो थे शिष्य को पुत्र की तरह यानी कि बेटे की तरह उसके साथ व्यवहार करते थे। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का अपने गुरु से निकट संबंध होता था। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है
क्योंकि अपने शिल्प में क्षमता प्राप्त करने हेतु गुरु के पास निरंतर रहना आवश्यक था। हालांकि मुगल काल के उत्तरार्ध में गुरु शिष्य संबंधों की आदर्श परंपरा का ह्रास होने लगा था। यानी कि मुगल काल का उत्तरार्ध का मतलब है मुगल काल के अंतिम दौर में, ठीक है, मुगल काल का जो बाद का दौर था, अंतिम दौर था, उसमें यहाँ पर बात की जा रही है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 49 आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ बता दीजिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो आदर्शवाद व्यक्ति को ईश्वर की सर्वोत्तम रक्षा मानता है, ठीक है। आदर्शवाद क्या मानता है? व्यक्ति को, इंसान मानव को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। जो सबसे अच्छी रचना की है ईश्वर ने, वो व्यक्ति ही है। ऐसा कौन कहता है? आदर्शवाद कहता है भैया। मनुष्य अपने मानसिक विचारों के द्वारा प्रकृति का अर्थ प्रदान करता है और अपने सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कारकों से प्रकृति और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण रखता है। इसके साथ ही इन सभी कार्यों को उचित दिशा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना शिक्षा के व्यक्ति पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता है। यदि व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है तो वो पशु की समान जीवन व्यतीत करता है। ये कहना किसका? आदर्शवाद का। किंतु जब वह शिक्षा का सानिध्य प्राप्त कर सामाजिक आदर्श, मान्यताओं, मूल्यों की जानकारी प्राप्त करता है, तब वह समाज का एक उत्तम यानी कि उच्च नागरिक बनकर शिक्षा से प्राप्त आदर्शों, अनुभवों को आत्मसात कर एक सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता है। अतः शिक्षा जो है यानी कि जो एजुकेशन है वो मानव को परिष्कृत और सबल बनाकर मानवता का पाठ पढ़ाती है और अच्छे कार्य की ओर उन्मुख करती है। एजुकेशन के थ्रू ही आप संसार में जाने पहचाने जा सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। बहुत सारे भलाई के कार्य जो कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू ही, ठीक है। एजुकेशन के थ्रू ही लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपको पता ही होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 50 क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जो आदर्शवाद है उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अभी पे आपने अर्थ पढ़ा, अब यहाँ पर उद्देश्य देखेंगे। तो आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। वह इस बात को मानता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति है, ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का उत्कर्ष होना चाहिए और आत्मानुभूति की उसे प्राप्ति होनी चाहिए। व्यक्तित्व के उत्कर्ष का अर्थ है, व्यक्तित्व के उत्कर्ष का अर्थ क्या है? सो की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं की प्राप्ति, ठीक है। इसके अलावा आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति में असीम शक्तियां होती हैं, यानी कि अपार शक्तियां होती हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य उनका पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना आत्मानुभूति है, ठीक है। क्या है? शिक्षा का उद्देश्य उनका पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना उसकी अनुभूति है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला है वो स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आपको 2016 से लेकर 2023 तक के जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराए जाएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मिलते हुए अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।